नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। विद्यार्थियों, आज हम ईओआरओ पार्ट बी के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बहुत ही शानदार, धमाकेदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास का करते हैं शुभारंभ। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बजट प्राक्कलन प्रत्येक वर्ष किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए। किस तारीख तक तैयार हो जाना चाहिए बजट प्राक्कलन? तो ऑप्शन है 1 जनवरी, 15 जनवरी, 31 जनवरी या 15 फरवरी तक। कब तक हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए तैयार 15 जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए। 15 जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए। इसे तैयार कौन करता है? इसे तैयार करता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको तैयार करता है। अब भाई ये तैयार तो हो गया, अब इसको बारी है नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करने की। तो ये प्रस्तुत कब किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है 31 जनवरी को। 31 जनवरी से पहले पहले ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसको प्रस्तुत करती है, ये तारीख तय कौन करता है प्रस्तुत करने की? ये तारीख तय करता है कार्यपालक समिति। कार्यपालक समिति यह तय करती है कि नगर पालिका के समक्ष जो बजट है वो कब पेश किया जाएगा। तो चलिए ये पेश भी हो गया। अब क्या बारी है? अब बारी है पारित होने की कि भाई पारित कब किया जाए। तो पारित ये होना चाहिए 15 फरवरी से पहले पहले। 15 फरवरी से पहले पहले ये पारित हो जाना चाहिए। अगर नगर पालिका बजट को 15 फरवरी से पहले पहले पारित नहीं कर पाती है तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी से पहले पहले इस बजट को किसके पास भेजेगा? इस बजट को भेजेगा राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास भेजेगा और राज्य सरकार फिर इसका अनुमोदित करेगी और इसमें जो कुछ भी बदलाव उनको लगता है कि करना चाहिए वो इसमें किया जाएगा और फिर मान लिया जाएगा कि नगर पालिका ने बजट पारित कर दिया गया है। नगर पालिका द्वारा बजट पारित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है राज्य सरकार, राज्य वित्त आयोग, अधिशासी अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? कौन करता है वित्तीय स्थिति? वित्तीय स्थिति आ गई तो राज्य वित्त आयोग ही करेगा। कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। इसका उल्लेख मिलता है धारा 76 में। धारा 76 में कहा गया है। ठीक है, ये सब धारा 76 में बताया गया वित्तीय स्थिति का। चलिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। कौन सा कथन असत्य होगा? कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा। बिल्कुल सत्य है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए दूसरा है कि किसी जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। तो भाई नहीं कर सकता नहीं, यहाँ पर ये कर सकता है। नगर पालिका राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्वाचित कर सकता है अगर कोई जिला बड़ा है या कुछ भी। ठीक है, तो ये अपना बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निदेशक एवं नियंत्रण में कार्य करेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय, धारा एवं अनुसूचियाँ क्रमशः है? कितने धारा, अध्याय और अनुसूचियाँ? अध्याय की बात करूं तो अध्याय है 17, तो सभी में 17 दिया गया है। अब धारा कितनी है? धारा है 344। 344 तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये रहा 344। यानी अपने पास ऑप्शन 2 बचे हैं। अब अनुसूचियाँ कितनी है? अनुसूचियाँ हैं 6 अनुसूचियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अपना कि 17 अध्याय है, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार पदेन सदस्यों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कि पदेन सदस्यों को बैठकों में मत देने का अधिकार होता है? बिल्कुल जी हाँ, होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य नहीं बन सकता? वो राज्य विधानसभा का सदस्य पदेन सदस्य बन सकता है। क्या है? वो पदेन सदस्य बन सकता है।
फिर पदेन सदस्य में धारा 25 और धारा 35 में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे। तो ये अपना गलत हो जाएगा, सभी कथन सत्य नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, कथन ए इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति नगरपालिका में निहित नहीं होगी? नगरपालिका में कौन सी संपत्ति निहित नहीं होगी? कौन सी? राज्य सरकार ने अनारक्षित कर रखी है वह समस्त निहित सार्वजनिक भूमि है, वह जो निजी संपत्ति है, कौन सी निहित नहीं होगी बताइए? वह निहित नहीं होगी जो राज्य सरकार ने अनारक्षित कर रखी है और वह जो निजी है, ये दोनों नहीं होगी। यानी ऑप्शन डी अपना सत्य हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। देखिए, नगरपालिका सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब है, जमीन है या कुछ भी हो, वो सार्वजनिक संपत्ति नगरपालिका की हो जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति किसकी हो जाएगी? नगरपालिका की हो जाएगी, कुछ भी हो। ठीक है। निर्वाचन याचिका कितने समय में दायर की जा सकती है? निर्वाचन याचिका आपको निर्वाचन के 1 महीने के भीतर दायर करनी होगी, 1 महीने के भीतर। यह धारा 31 में लिखा हुआ है। धारा 31 के अनुसार आपको निर्वाचन याचिका अगर दायर करनी है तो 1 माह के भीतर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है? नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या पहला कथन क्या दिया गया है कि परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च संबंधित जिले का कलेक्टर व्यय करता है। तो ये क्या सत्य है भाई? तो ये भाई जिले का कलेक्टर क्यों व्यय करेगा? ये तो नगर पालिका बोर्ड है या नगर परिषद है, ये व्यय करेगा। तो ये कथन अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये सही नहीं है। सीमा चिन्ह का निर्धारण संबंधित नगरपालिका करती है, क्या ये सही है? तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि सीमा चिन्ह का निर्धारण जिले का कलेक्टर या फिर कौन प्राधिकृत अधिकारी है वो करता है, या जो जिले कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है, जैसे एसडीएम हो गया, उपखंड अधिकारी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों गलत हो गए। नगरपालिका जो नई बनाई गई है उसका चुनाव नियत दिन से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, और इसमें कोई भी सदस्य या क्षेत्र जुड़ा है उसका निर्वाचन भी 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सत्य हो जाएगा। बाकी सभी कथन सत्य है नहीं, ये असत्य है। धारा 16 के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यों के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। तो ये भाई केंद्रीय में क्यों करेगा? ये राज्य में है, नगरपालिका राज्य में है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में कार्य करेगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या है कि समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनर्निरीक्षण और शुद्धि पर्यवेक्षण, ये एकदम सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण कार्य करता है, ये भी अपना सत्य हो जाएगा। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि ये केंद्र नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में और नियंत्रण में कार्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही सुमेलित है? कौन सी धारा सही सुमेलित है भाई बताइए? धारा 31 निर्हरताएं, धारा 31 निर्हरताएं नहीं, धारा 31 में तो निर्वाचन याचिका के बारे में कहा है कि निर्वाचन याचिका के बारे में धारा 31 में बताया गया है, तो ये तो अपनी सही नहीं हो जाएगी भाई साहब। धारा 39 में सदस्यों को हटाया जाना बिल्कुल सही है, सदस्यों को हटाया जाना धारा 39 में बताया गया है। ठीक है, तो ये अपना सही हो जाएगा। समितियाँ हैं जो कि देखिए 37 में क्या बताया गया है कि 37 में शपथ के बारे में 37 में बताया गया कि यदि कोई सदस्य प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। और देखिए शपथ की बात आ गई तो अब त्याग पत्र की भी बात आनी चाहिए। त्याग पत्र के बारे में लिखा गया है धारा 38 में। धारा 38 में लिखा गया है कि कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र लिखित नोटिस में अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि अन्य
धारा 42 अन्य नगरपालिका कृत्य। तो धारा 42 में क्या कहा गया है कि धारा 42 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य एक से अधिक पद नहीं चुन सकता। यानी वो अगर किसी अन्य पद पर है, जैसे सरपंच हो गया या कुछ भी विधानसभा का पद है, ये किसी भी पद पर है, तो उसे वह पद त्यागना होगा। ठीक है, चलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कर्तव्य अन्य नगरपालिक कृत्य में शामिल नहीं है। अन्य नगरपालिक कृत्य में कौन सा कृत्य शामिल नहीं है, कर्तव्य शामिल नहीं है। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण शामिल है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी शामिल है, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में ये शामिल नहीं है। यहाँ पर अगर शिक्षा होता, शिक्षा के बारे में इसमें शामिल है, ये नहीं हो जाएगा। तो सभी कथन शामिल है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अन्य नगरपालिका कृत्य ये धारा 46 में है। धारा 46 में बताया गया है कि अन्य नगरपालिका कृत्य के बारे में। ठीक है, चलिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का पालन कौन करेगा। तो इसकी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा, वो करेगा उपाध्यक्ष। कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, क्योंकि अध्यक्ष के नीचे कौन है, उपाध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष ही करेगा। और धारा 50 में क्या दिया गया है, किसमें, धारा 50 में है कि कार्यभार सौंपना। कार्यभार किसी को हम सौंप सकते हैं अपनी अनुपस्थिति में या छुट्टी में। देखिए अगर कोई सदस्य है कि भाई वो छुट्टी में चला गया है या अनुपस्थिति में, तो उसका जो कार्य है वो अध्यक्ष करेगा। वो कौन करेगा, अध्यक्ष। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो कार्य करेगा उपाध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार नगरपालिका से समय समय पर भूमि को पुनः ग्रहित कर सकती है। भूमि को पुनः ग्रहित कब कर सकती है नगरपालिका, कब कर सकती है भाई, बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। कमेंट नहीं करते हो भाई साहब आप, तो आप कमेंट किया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है, आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है, यदि जांच में पाया जाए कि नगरपालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंध किया है। ठीक है, तो ये केस सही हो जाएगा बिल्कुल। यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में या अन्यथा उपेक्षित हो, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी, सी अपना सत्य हो जाएगा, सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितनी ऊंचाई से अधिक आवासीय भवन पर विकास प्रभार लगेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। तो इसमें हो जाएगा 14 मीटर, कितने, 14 मीटर। चलिए निम्नलिखित में से किन तारीखों को सामान्यतः कर प्रवृत्त हो सकता है। ये देखिए छोटे छोटे प्रश्न ही हमने शामिल किए हैं, बहुत इजी है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्यतः कर प्रवृत्त। तो ये सामान्यतः बात करूँ कि अगर वैसे देखा जाए तो ये अप्रैल से शुरू होता है। कब से, अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल के प्रथम दिन से ये शुरू हो जाता है। फिर हर 3 महीने बाद, जैसे अप्रैल के बाद में 3 महीने बाद में कौन आएगा, जुलाई आएगा। अप्रैल के 3 महीने बाद में जुलाई आएगा। जुलाई के 3 महीने के बाद में कौन आएगा, अक्टूबर आएगा। जुलाई के बाद में अक्टूबर आएगा 3 महीने बाद। उसके 3 महीने बाद आएगा जनवरी। ठीक है, तो इन सभी के प्रथम दिन से ये शुरू हो जाता है। सामान्यतः कर प्रवृत्त प्रथम दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये कि भाई अप्रैल में ये नहीं हो पाया, तो ये सीधा हो जाएगा अप्रैल के 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जुलाई के प्रथम दिन, जुलाई में नहीं हो पाया तो अक्टूबर के प्रथम दिन, यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगी, द्वितीय दिन नहीं होगा भाई साहब। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा है कि सामान्यतः यह प्रथम दिन ही करना होगा, कि इसको कर प्रवृत्त प्रथम दिन ही करना होगा। अगर नगर आपके पास कोई विशेष कारण नहीं है तो आप अगले दिन, आपको पहले दिन ही ये प्रवृत्त करना होगा। अगर अप्रैल में आप नहीं कर पाए तो मैंने क्या कहा कि तीसरे दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर सामान्यतः इंक्लूड हो गया, सामान्यतः को डाल दिया गया है बीच में, इसलिए आपको प्रथम दिन वाला ही चुनना है। ठीक है, भूमि का अनिवार्य अर्जन कौन सी धारा करती है, भूमि का अनिवार्य अर्जन कौन सी धारा करती है भाई, बताओ देखो। तो इसका करती है धारा 70। धारा 70 नगरपालिका पहले राज्य सरकार को अनुरोध करेगी कि राज्य सरकार
आवश्यक होने पर वह भूमि अर्जन करेगी। देखिए, भूमि का अनिवार्य अर्जन कैसे करेगी कि नगर पालिका पहले सरकार को ये अनुरोध करेगी कि राज्य सरकार, फिर राज्य सरकार जो आवश्यक होने पर अगर ज़्यादा आवश्यक है तो वह भूमि अर्जन करेगी, और उसका जो मुआवजा देने के बाद में वो ज़मीन किसको देगी, नगर पालिका को देगी। ये धारा 70 में लिखा हुआ है। किसमें, धारा 70 में। प्रथम अनुसूची किस धारा से संबंधित है? प्रथम अनुसूची धारा 108, धारा 108 से संबंधित है, धारा 108। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी नगर पालिका कर लगाती है तो उस नगर के निवासियों को एक नोटिस जारी करेगी कि यह कर हम लगा रहे हैं। अगर किसी को भी आक्षेप हो तो आप इस प्रारूप में भेज सकते हैं। किस प्रारूप में? धारा 108 में। ठीक है, चलिए। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों व संधारण कौन करता है? कि अभिलेखों व संधारण कौन करता है? तो इसका संधारण करता है नगर पालिका। कौन करता है? नगर पालिका। ये तो बहुत इजी था भाई, नगरीय भूमि आ गई है तो नगर पालिका ही होगी, बाकी तो कोई होगा नहीं। पंचायत तो यहाँ पर नहीं होगा, केंद्र भी नहीं होगा। ठीक है, तो नगर पालिका ही होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध पद ग्रहण करने के बाद कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता 2 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। ये धारा 53 में लिखा हुआ है। धारा 53 में लिखा हुआ है शायद। हाँ जी, धारा 53 हो जाएगा आपका। कार्यपालक समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं? कार्यपालक समिति में होता है, देखिए, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जो नगर निगम होता है, नगर निगम कौन? नगर निगम, उसमें 7 सदस्य और महिला, अधिकतम 7 सदस्य होने चाहिए और महिला भी होनी चाहिए इसमें। फिर नगर पालिका बोर्ड में 5 सदस्य अधिकतम, नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 5 सदस्य। ठीक है, कार्यपालक समिति के सदस्य बन जाएंगे। चलिए, यहाँ पर एक बात याद रखने योग्य है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव, जो पदेन सचिव इसका होता है वह होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसका पदेन सचिव होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।